हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के इस नए सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज का जो प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताएँगे किसने कितने स्वर माने, यानी भातखंडे जी कितने माने हैं, उसके बाद फिर आपके पुंडरीक विट्ठल के अनुसार कितने हैं। तो ये सब जो आपको हम आज बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो आपको देखना है, यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। लेकिन साथ ही आपको कहेंगे दोस्तों कि अगर आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हम साथ ही साथ बता दें कि इसी सेशन में जैसा कि आप लोगों के लिए जो है रेगुलर जो है आपका जीके प्लस जीएस जो चलता है, जो आपका जो 40 मार्क्स के अंतर्गत पूछे जो जाते हैं, तो वो भी प्रश्न आपको यहाँ पे हम करवा देंगे सेशन के अंत में। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खास छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, या फिर पुराने हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों नए पुराने जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करने वाले, भाई कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इससे जो है आपका क्या होता है कि अगले वीडियोज़ बनाने के लिए ये जो है मुझे प्रेरणा मिलती है। तो ठीक है, मोटिवेशन जो मिलता है मुझे आप ही लोग से, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अपना जो कहानी का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यानी सेशन का जो पहला प्रश्न है, भातखंडे ने कितने स्वर माने हैं। देखिए भैया, भातखंडे के अनुसार अगर स्वरों की बात की जाए तो भातखंडे जी ने देखिए 7 शुद्ध माने हैं, और इनकी विकृत जो स्वर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, विकृत स्वर हो जाएंगे आपके 5। यानी इन्होंने जो है दोस्तों कुल स्वर कितने माने हैं, इन्होंने कुल स्वर 12 माने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, भातखंडे। ठीक है, संगीत मल्ल संगीतम के लेखक भी आपके भातखंडे जी ही हैं। और भी इनके ग्रंथ हैं बहुत सारे। आप लोग कमेंट कीजिए कितने ग्रंथों के बारे में जानते हैं, इनके कितने ग्रंथ आप लोग को पता है, कमेंट कीजिए ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि लखनऊ घराने के खलीफा के नाम से कौन मशहूर हुए। दोस्तों लखनऊ घराने का खलीफा के नाम से किनको जाना जाता है, या फिर कौन मशहूर हुए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, वाजिद हुसैन खां। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके पिता जो हैं आपके बड़े मुन्ने खां इनके पिता हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम है बड़े मुन्ने खां। तो ये क्या है, वाजिद हुसैन खां को आपके क्या कहा जाता है, लखनऊ घराने का खलीफा कहा जाता है। आगे देखिए नंबर 3 हमारा प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है कि पुंडरीक विट्ठल ने के अनुसार कितने स्वर बताए गए, यानी कि पुंडरीक विट्ठल ने कितने स्वर माने हैं। स्पष्ट रूप से अगर बात कर ले तो पुंडरीक विट्ठल का जो स्वर हो जाएगा दोस्तों आपके 7 शुद्ध, और इनकी 11 विकृत है। ठीक है, इनकी 11 विकृत है, यानी कि कुल स्वर कितने हो जाएंगे, 18 स्वर हो जाएंगे पुंडरीक विट्ठल के अनुसार। विट्ठल तो 18, विट्ठल तो 18। ठीक है, रट कर याद कर जाइए, जैसे भी समझ कर याद कर जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको इसी सेशन में याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगले नंबर है हमारा, चौथा नंबर प्रश्न है कि स्वर शब्द का प्रयोग। भैया जो स्वर आया ना, स्वर ये जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए जैसे कि आपको राग के बारे में कहा जाए कि राग का सर्वप्रथम किसने किया था, राग शब्द का, तो ये आपके बताते हैं ना कि मतंग ने किया था। तो वैसा ही जो है आपका स्वर है कि भाई स्वर के बारे में किसने बताया, तो स्वर शब्द का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपके, ये आपके हो जाएंगे मतंग। मतंग ने ही स्वर जो है आपके स्वर शब्द की जो है सर्वप्रथम व्याख्या की थी या प्रयोग किया था। ठीक है, और मतंग का जो ग्रंथ है कौन सा हो जाएगा, मतंग का ग्रंथ है बृहदेशी। ठीक है, बृहदेशी ग्रंथ है आपका मतंग का। चलिए अब 5वां नंबर यहाँ पे प्रश्न देखने वाले हम लोग कि ईरानी संगीत में कितने श्रुति माने गए हैं। देखिए ईरानी संगीत की अगर बात हो तो हमारे यहाँ अगर बताया जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत हो या फिर कर्नाटकी संगीत हो, यहाँ पे सभी के 22-22 श्रुतियाँ बताए गए हैं। लेकिन ईरानी संगीत पद्धति में क्या होता है, ईरानी संगीत में वहाँ पे श्रुतियों की संख्या 24 हो जाती है। ठीक है, श्रुतियों की संख्या 24 हो जाती है। और श्रुति जो है यहाँ पे जो आप श्रुति देख रहे हैं, श्रुति को ईरानी संगीत में हंगाम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको हंगाम कहा जाता है। और स्वर जो होते हैं आपके स्वर, स्वर को क्या कहा जाता है, स्वर को मुकाम कहा जाता है। तो हंगाम और मुकाम आपका ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या हो रहा है, ये पूछा जा रहा है कि ईरानी संगीत में कितने स्वर होते हैं। भाई
देखिए, आप लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है नहीं पालिएगा कि वहाँ पे देखिए 22 है तो वहाँ पे 24 श्रुति हो गए, तो यहाँ पे स्वर हमारे कितने हैं 12 हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएँगे। जी नहीं, बिल्कुल ये जो स्वर जो आपके माने गए हैं ईरानी संगीत में वो भी आपके 12 ही माने गए हैं। भले ही उसके नाम जो हैं कुछ अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग हैं, लेकिन स्वर की संख्या जो है ईरानी संगीत में और भारतीय संगीत में 12 ही है। ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं 7वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से अचल स्वर कौन है? देखिए अचल, अचल यानी वैसे स्वर जो कि अपने शुद्ध रूप में ही बने रहते हैं, वो क्या होते हैं? चलते नहीं हैं, ना ही वो ऊपर चढ़ते हैं और ना ही नीचे आते हैं अपने शुद्ध रूप में। तो ऐसे कौन-कौन से हैं? ऐसे एक आपका सा है और दूसरा आपका प है। तो यही 2 स्वर जो हैं आपके अचल स्वर हो जाते हैं। तो कौन-सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अचल स्वर सा और प को कहा जाता है। ठीक है? आगे देखिए नंबर 8 जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या है कि अंतर्गंधार और काकली निषाद क्या है? देखिए काकली निषाद और अंतर्गंधार और काकली निषाद ये क्या है? क्या गीति के 2 प्रकार हैं? नहीं भाई, गीति के तो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है? भरत के 2 विकृत स्वर हैं? जी बिल्कुल विकृत स्वर तो हैं, आगे पढ़ लेते हैं आगे। और क्या है? ईरानी संगीत की श्रुति? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसका जो जवाब हो जाएगा ये अंतर्गंधार और काकली निषाद ये आपका क्या होने वाला है? ये आपके भरत के विकृत स्वर हैं, 2 स्वर बताए गए हैं। देखिए आपका जो अंतर्गंधार है ना, अंतर्गंधार ये आपका 11वीं श्रुति पर माना जाता है और आपका जो है काकली निषाद आपका काकली निषाद जो है ये आपका दूसरी श्रुति पर माना जाता है। ठीक है? इस तरह से आपको याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं अब 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रामामात्य के अनुसार कितने स्वर बताए गए हैं? यानी कि दोस्तों रामामात्य ने कितने स्वर माने हैं ये पूछा जा रहा है। देखिए रामामात्य याद रखना है, रामामात्य भी 20 मेल माने हैं। ठीक है? 20 मेल माने हैं। स्वरों की हम बात करेंगे तो 7 शुद्ध स्वर माने हैं, 7 शुद्ध और 7 आपका कौन सा विकृत। तो कुल मिलाकर इनके जो स्वर हो जाएंगे 14 स्वर हो जाएंगे रामामात्य के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा है क्या पूछ रहा है कि अहोबल ने कितने स्वर माने हैं? देखिए अहोबल और श्रीनिवास ये दोनों व्यक्ति जो हैं 14 मेल मानने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है? 14 मेल माने हैं। तो स्वर पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेल नहीं पूछा जा रहा है। तो स्वर जो हो जाएगा अहोबल का जो स्वर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 29। क्यों? क्योंकि 7 इनके जो हैं शुद्ध हैं और 22 जो है इनके क्या हैं? विकृत हैं। ठीक है? 7 शुद्ध और 22 विकृत माने हैं अहोबल जी ने। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों कि लगभग जितने भी लोग हैं ना सभी ने 7 स्वर शुद्ध माना है, सभी ने 7 स्वर ही शुद्ध माना है। बाकी जितने माने हैं तो कुल में से उसको घटा दीजिएगा, उतने उनका विकृत हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास ने कुल कितने स्वर बताए हैं? देखिए श्रीनिवास कि अगर हम बात कर लेंगे तो मेल मैंने बता दिया कि 14 मेल बताए हैं, लेकिन इनके अगर स्वरों की हम बात कर ले तो श्रीनिवास के अनुसार स्वर कितने हैं? स्वर हो जाएंगे इनके 12। ठीक है? श्रीनिवास ने 12 स्वर माने हैं जिसमें कि आपके 7 शुद्ध और 5 आपके हो जाएंगे विकृत। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? देखिए वीणा के तार पर जो स्वरों की जो स्थापना सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं आपके अहोबल। लेकिन यहाँ ऑप्शन में श्रीनिवास भी है तो ये भी किए थे, श्रीनिवास भी आपके क्या है? ये भी किए थे, लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछे तो अहोबल ही हो जाएंगे। सर्वप्रथम आंसर होगा अहोबल। चलिए आगे देखिए नंबर 13 हमारा प्रश्न है पुंडरीक विट्ठल ने विकृत स्वर को किस नाम से पुकारा? यानी कि विट्ठल ने विकृत स्वर को क्या कहा? ठीक है? तो विकृत स्वर को विस्तृत स्वर नहीं कहा, भिन्न स्वर भी नहीं कहा। इन्होंने विकृत स्वर को किस नाम से पुकारा है? जवाब हो जाएगा गतिक स्वर। ठीक है? इसको गतिक स्वर कहे हैं। पुंडरीक विट्ठल के अनुसार विकृत स्वर को गतिक स्वर कहा जाता है। ठीक है? आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का कि पुंडरीक विट्ठल ने कितने स्वर माने हैं? देखिए ये तो भाई विकृत को क्या बोले? गतिक, क्योंकि वो ऊपर और नीचे हो रहा था, गति कर रहा था, इसलिए उसको क्या बोले? गतिक बोल दिए विट्ठल जी। तो विट्ठल जी के अब स्वरों की बात करें तो स्वर कितने माने हैं? तो इन्होंने 18 स्वर माने हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 18। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है 15 नंबर का रामामात्य ने कितने स्वर माने हैं? रामामात्य शायद रिपीट हो गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, हाँ शायद बिल्कुल। तो रामामात्य ने कितने स्वर माने हैं? इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? रामामात्य ने कितने स्वर माने हैं? रामामात्य ने 14 स्वर माने हैं।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सारंगदेव ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। सारंगदेव जो कि जिनका ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, और इनके रत्नाकर ग्रंथ को जो है उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो इन्होंने कितने स्वर माने भाई, इसका जो जवाब होगा ना 19 जवाब हो जाएगा। सारंगदेव ने 19 स्वर माने हैं, जिसमें कि आपके 7 शुद्ध और 12 आपके क्या है उनके विकृत स्वर हैं। ठीक है, 12 विकृत। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि लोचन के अनुसार कितने स्वर हैं। भाई लोचन राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक लोचन, इनके स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, इन्होंने कितने स्वर माने हैं। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा 16। ठीक है, लोचन ने 16 स्वर माने हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर का कि सोमनाथ ने कितने स्वर माने हैं। देखिए सोमनाथ की अगर हम बात कर ले तो सोमनाथ के जो स्वर हैं ये आपके कितने स्वर हो जाएंगे, ये आपके स्वर जो माने हैं ये माने हैं सोमनाथ ने 18 स्वर माने हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 19 नंबर का प्रश्न है हमारा कि पलुस्कर जी ने कितने स्वर माने हैं। तो पलुस्कर जी की अगर हम बात कर लें तो पलुस्कर जी ने 19 स्वर माने हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 19। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का कि श्रीकंठ के अनुसार कितने स्वर बताए गए हैं। देखिए कंठ से कितने स्वर निकलते हैं, तो दोस्तों कंठ से जो स्वर निकलने की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, श्रीकंठ 14 स्वर माने हैं। ठीक है, ये जो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14, जो कि 14 स्वर माना गया है श्रीकंठ जी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि भरत मुनि के अनुसार कितने स्वर माने गए हैं। तो भरत मुनि की अगर हम बात कर ले तो भरत मुनि ने कितने स्वर माने हैं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकी जो विकृत जो स्वर माने हैं सबसे कम, यानी कि 2 विकृत माने हैं इन्होंने। एक कौन सा हो जाएगा, एक आपका हो जाता है अंतर्गंधार और दूसरा हो जाता है आपका काकली निषाद। तो यही 2 स्वर हैं आपके। ठीक है, तो जो शुद्ध स्वरों की संख्या मैंने बताई थी कि सबके 7 हैं, तो सबके 7 है, तो भाई कुल मिलाकर जो है इन्होंने 9 स्वर माने हैं। चलिए आगे देखिए, नंबर 22 हमारा प्रश्न नंबर है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्राणवायु और अग्नि के संयोग से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो प्राणवायु यानी कि ना और द, ठीक है, ना और द यानी कि नाद। ठीक है, यानी नकार और दकार, ये आपके जो है इससे ना से नकार यानी कि प्राणवायु और दकार फॉर अग्नि। तो ये जो है इसकी उत्पत्ति प्राणवायु और अग्नि के संयोग से जो है आपके नाद की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 23 हमारा प्रश्न हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि नाद का अर्थ क्या है। देखिए नाद का अर्थ क्या, चमकना अथवा उभारना से है, नहीं, क्योंकि ये जो है आपके मूर्छना से है। ठीक है, किससे है, मूर्छना का अर्थ होता है चमकना अथवा उभारना, आवाज अथवा ध्वनि से। जी बिल्कुल, नाद का संबंध ही है दोस्तों आवाज अथवा ध्वनि से, नृत्य या नृत्यकर्ता से नहीं है। इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का प्रश्न है कि तारता तीव्रता और नाद की गुण को पाश्चात्य संगीत के गुण का, ठीक है, गुण का पाश्चात्य संगीत के अनुसार सही क्रम है। देखिए इसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं ना, तारता को क्या कहते हैं। तारता को भाई आपको मैं बता दूं कि तारता को कहते हैं पिच। ठीक है, पिच कहते हैं। और तीव्रता को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। और गुण, जो नाद की जाति अथवा जो गुण होती है उसको क्या कहते हैं, उसको टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, टिम्बर। तो आपका क्या होना चाहिए, पहले पिच होना चाहिए, उसके बाद बीच में इंटेंसिटी होना चाहिए, उसके बाद फिर आपका टिम्बर। तो पहले कौन है, पिच, इंटेंसिटी और टिम्बर कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रुति को पाश्चात्य संगीत में किस नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग जो है ना, इसमें बहुत सारे लोग हैं, क्या होते हैं कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज जो है आपको बिल्कुल तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल क्लियर कर ही लेना है भाई कि माइक्रोटोन ही कहा जाता है। श्रुति को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं, माइक्रोटोन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। फ्लैट आपका क्या होता है, फ्लैट जो आपका हो जाता है वो कोमल हो जाता है। ठीक है, कोमल स्वर के लिए फ्लैट बोलते हैं, और आपका तीव्र स्वर के लिए जो है आपका तीव्र के लिए शार्प बोलते हैं। फ्लैट जो है हम ऐसे बी से दर्शाते हैं, और आपका शार्प जो है ऐसे हैश के द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसके सैम्बल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, जो सुनाई दे वह श्रुति है। यानी कि श्रुति इति श्रुति है, एक इस तरह से एक श्लोक है ना, तो वो श्लोक के बारे में पूछा जा, कहा उसका ही अर्थ है जो सुनाई दे वह श्रुति है।
श्रुति, इति, श्रुत्यते कैसे है, इस तरह से है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको कोई बात नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जो सुनाई दे वह श्रुति है, उस श्लोक का ये मतलब है। ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है, यानी कि वो श्लोक किस ग्रंथ में लिखा गया है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ये आपके हो जाएंगे संगीत पारिजात हो जाएगा। और ऐसा अहोबल जी ने कहा है, ठीक है, क्योंकि संगीत पारिजात में है तो भाई अहोबल जी ने ही तो लिखा होगा ना इसको, ठीक है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव, संगीत दर्पण पंडित दामोदर। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर का प्रश्न है कि वैदिक काल का समय माना जाता है। तो वैदिक काल के अगर हम समय की हम बात कर लेंगे दोस्तों, तो वैदिक काल के समय कब तक माने जाते हैं, तो 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका वैदिक काल का समय माना जाता था। 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका वैदिक काल है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या है। यहाँ पे जो है आपका उदात, अनुदात और स्वरित का सही क्रम, यानी उदात यानी ऊंचा और अनुदात यानी नीचा, स्वरित बीच 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 वाला, स्वरित मिस बीच वाला, तो ये आपके हो गए उदात स्वर, ये आपके हो गए अनुदात स्वर, और स्वरित यानी स्वरित में जो आपके आ जाएंगे सा, म और प, ठीक है, ये आपके उदात स्वरित स्वर के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया था भाई उदात वाले कितने श्रुति के होते हैं, अनुदात वाले स्वर जो हैं कितने श्रुति वाले होते हैं, और आपके स्वरित वाले श्रुति कितने स्वर के होते हैं। तो आपको बताना है फटाफट कि उदात वाले की कितनी श्रुति। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, अनुदात वाले की कितनी श्रुति, कौन कौन सी जो है स्वर आपके उदात के अंतर्गत हैं, कौन कौन से स्वर अनुदात के अंतर्गत हैं, और कौन कौन से स्वर आपके स्वरित के अंतर्गत हैं। तो ज़रा इस बात को कमेंट कर दीजिए फटाफट आप लोग। मैं इसका जो क्रम बता देता हूं, यानी ऊंचा, नीचा और मध्यम, इसका ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 29 की तरफ की सामिक स्वर तृतीय को आधुनिक काल में किस स्वर के नाम से जानते हैं। यानी सामिक यानी साम का जो स्वर होता था ना भाई, वो आपके क्या क्या होते थे, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र और चतुर्थ, ऐसे होते थे ना। सा रे को, सा को क्या था, यहाँ से आप शुरू करते थे ना, तृतीय द्वितीय, तृतीय द्वितीय, प्रथम प्रथम, कृष्ट कृष्ट, अतिस्वार्य अतिस्वार्य, ठीक है, और आपका क्या हो जाता था, मंद्र और चतुर्थ, एक आपका हो जाता था चतुर्थ, ठीक है। ये मैंने क्रम से यहाँ से लिखा था, तृतीय द्वितीय प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र और प्रथम, ये आपके 7 स्वर थे, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि तृतीय, तो भाई तृतीय जो हमारा पहला स्वर है यानी आज का, तो यहाँ पे षडज पहला स्वर है, तो आधुनिक में षडज हो जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि सामिक स्वर चतुर्थ को आधुनिक किस स्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए चतुर्थ जो हमारा क्या है, आप लोग नोट कीजिएगा, अंतिम वाला स्वर है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग फटाफट, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो देखिए उसको क्या कहते थे, तृतीय द्वितीय प्रथम, ठीक है, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र और चतुर्थ, ये आपके 7 हो गए। और अब लिख लीजिएगा सारे गामा पधा नी, तो ये आपके 7 स्वर हो गए, ठीक है। तो सा को क्या बोले थे, तृतीय बोला गया था। रे को क्या बोला गया था, रे को द्वितीय। तो इसी तरह से यही तो बोल के मैंने आपको लिखवाया अभी, तृतीय द्वितीय प्रथम, कृष्ट, अतिस्वार्य, मंद्र और आपके चतुर्थ लास्ट में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर्थ को क्या कहेंगे, निषाद कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है आज आपके जो हो गए ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब चलिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने जीके जीएस वाले सेशन में, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। उधर का जो मैंने जो आपका प्रश्न था ना मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह से, तो वो करवाया है। अब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, कुछ साइंस के प्रश्न भी आज देखेंगे, तो उसी में आपको मिला जुला रूप से ही पूछा जाएगा। तो साइंस और सब कुछ इसमें मिला जुले हुए हैं, इसलिए आपको देखना ज़रूरी है। चलिए आते हैं, हम अपना जो है थोड़ा सा जूम कर लें इसको। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या कहा जा रहा है हमारे जीके जीएस वाले सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है। क्या क्षार स्वाद में कड़वा होता है, छूने के लिए साबुन होता है, या फिर स्वाद में खट्टा होता है, या संरक्षक होता है। तो कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है क्षार के लिए, इसका जो जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वाद में खट्टा। ये जो है आपका सत्य नहीं है। बाकी शब्द है कि बाकी सब ठीक है, यानी स्वाद में कड़वा होता है क्षार, छूने के लिए साबुन होता है, और संरक्षक भी होता है क्षार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं।
पूरी तरह से मुक्त रहने वाले जो समुद्री जीव हैं, यानी कि वो कौन सा हो जाएंगे? 98 का जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जवाब हो जाएगा, इकाइलोडर्मेटा। ठीक है, इकाइलोडर्मेटा। इकाइलोडर्मेटा जो है दोस्तों, ये क्या है? सामान्यतः जो है ये आपके समुद्री जीव हैं और ये पूरी तरह मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। इनकी त्वचा पर क्या होती है कि कटिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इनकी त्वचा पे कटिकाएं पाया जाता है। देखिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बस जो पूछा जाता है, जो पूछने की संभावना है वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, क्योंकि ये आपको उसी का मैं प्रैक्टिस सेट ही करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? यानी वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो विशेष रंग के साथ जो है चमकता रहता है? क्या वो तरल है, ठोस है, अर्धठोस या प्लाज्मा? वो क्या होगा? देखिए, वैसे अगर आप पूछेगा कि पदार्थ की कितने अवस्था हैं, तो दोस्तों पदार्थ के अब ऐसा जाना जाता है कि 5 अवस्था हो गए हैं। पहले तो ठोस, द्रव्य, गैस ही हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अभी प्लाज्मा और न्यूक्लियोलस भी है, 5वां शामिल कर लिया गया है, चौथा आपका प्लाज्मा है। तो ये चीज़ जो है अब थोड़ा सा एडवांस ये बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कौन से वैसे जो है चमकते हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, कौन सा चमकेगा भाई? जवाब क्या हो जाएगा? 99 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्लाज्मा जो है यही चमकते हैं वायु की प्रकृति के अनुसार। चलिए नंबर 100 हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, भाई जहाँ पृथ्वी का सतह है वहाँ अगर वायु का घर्षण अगर नगण्य होगा तो वस्तु किस प्रकार से गिरती है? एक समान वेग से, असमान वेग से, या एक समान त्वरण से, या असमान चाल से? ठीक है, अभी मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं इसको। देखिए पहले आंसर कर लेते हैं। 100 का जो आंसर हो जाएगा, एक समान त्वरण से ये जो है आपको क्या होगा? गिरेगा। देखिए पृथ्वी की सतह पर क्या होगा कि जहां पर वायु का घर्षण बिल्कुल नगण्य होगा वहां एक समान से गिरेगी, और यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा पर अगर गति कर रही होगी ना, तो वेग समय ग्राफ भी क्या हो जाता है? वो सरल रेखा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 101 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? भाई कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? क्या गुणवत्ता, या फिर स्वरमान, या प्रबलता, या कंपन? कौन सी जो है विशेषता ध्वनि की नहीं है? इसका जो जवाब क्या होगा? 101 नंबर का जो जवाब रहने वाला है ये आपका हो जाएगा कंपन। ये ध्वनि की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 102 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है और उस बल को क्या कहते हैं? यानी कि प्रत्येक जो निकाय है वो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करते रहता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। क्योंकि आप जब भी देखते हैं कि आप पृथ्वी पे जब खड़े हैं तो पृथ्वी क्या है? ये भी एक आकाशीय पिंड ही है। ठीक है, तो ये जब भी कुछ आप ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिक है कि ये नीचे ही क्यों गिरता है भाई? ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो कारण यही है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि प्रत्येक जो है आपका जो आकाशीय पिंड है उसमें एक बल होता है, और वो जो है आपका बल लगाकर वो एक दूसरे चीज को अपनी ओर ही आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है प्रत्येक वस्तु जो है कहाँ गिरती है? जमीन पर ही गिरती है, यानी पृथ्वी पर ही गिरती है। ठीक है, वैसे दोस्तों ये सब का बहुत ज़्यादा डिटेल क्लास है, इतना डिटेल बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय जो है आप लोग का जाएगा, इसलिए आप लोग को अभी स्टोरी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ते चलना है। ठीक है, क्योंकि कभी जो है साइंस वगैरह का डीपली जब क्लास लेंगे तो उस समय हम बता देंगे करेंगे, लेकिन अभी वो सब आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उतना डिटेल। चलिए 103 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? पराग कोश यानी परागन, यानी पॉलिनेशन इसको कहते हैं। तो ये आपके जो है पराग कोश का जो हिस्सा कौन सा नहीं है? क्या परागकण है, अंडप है, केसर है, या फिर पराग कोश है? कौन सा इसका अंग नहीं है? 103 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडप जो है इसका हिस्सा नहीं है पराग कोश का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 104 नंबर का, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्रों के लिए सामान्य मार्ग कौन है? यानी शुक्र, जिससे क्या क्या होता है कि शुक्राणु भी उसी से निकलते हैं, और मूत्र के लिए जो सामान्य मार्ग है वो कौन सा होगा? 104 का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु भी वहीं से निकलते हैं और मूत्र भी, विसर्जन भी वहीं से, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। अगला प्रश्न है 105 नंबर का हमारा प्रश्न है,
105 क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कस्बे में, ठीक है, अजैविक निम्नकरणीय अपशिष्टों को उत्पादन को कम करने के लिए 3R यानी कि रिसाइकलर, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाता है। इन तीनों में सही क्रम क्या है? देखिए, इसका जो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा इसको कि पहले क्या होता है, रिड्यूस होता है, फिर रीयूज होता है, उसके बाद ही रिसाइकल होता है, लास्ट में रिसाइकल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 106 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, क्या पूछा जा रहा है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ठीक है, क्या है, भारत में स्थापित पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपका है सबसे पहला। ये कहाँ है? तो ये आपके पड़ता है उत्तराखंड का, ये आपका है उत्तराखंड। ठीक है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही रामगंगा नदी बहती है, उसी के बीच से। और ये 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1936 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपका क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश। काजीरंगा आपका हो जाएगा कहाँ पे? राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 107 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, क्या हो जाएगा 107 में, इनमें से कौन आहार संतुलित यानी कि बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग है? यानी कि अगर आप आहार पे संतुलित ना करें तो उसके कारण जो रोग हो जाता है वो कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये आपका जो रोग होता है आपका हो जाता है हीनता जनित रोग। ठीक है, हीनता जनित रोग हो जाता है, क्योंकि पायरिया तो इससे मतलब नहीं है, दमा से मतलब नहीं है, मुंह का कैंसर खाने पीने से मतलब नहीं है। इसका जो मतलब होगा ये क्या हो जाएगा, हीनता जनित रोग हो जाता है। यानी कि कुछ खा लेते हैं ज़्यादा, अगर बैलेंस डाइट जो है ये सब आहार संतुलन जो है बिगड़ जाता है, तो हीनता जनित यानी हीन भाव से, यानी कि भाई नहीं खाएंगे, छोड़ दो, रहने दो, ये वो, मतलब कि दिस दैट, यही सब हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हीनता जनित रोग। चलिए आगे देखिए 108 नंबर, साधारण नमक का ये आपका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक की हम बात कर लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, NaCl, यानी कि इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समुद्री जल की जो है, हम बता दें आपको, ये प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35, आपका कितना होता है, 35 प्रति हजार होता है, प्रति हजार, 35 प्रति हजार आपका ये पूछा जाता है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 प्रति हजार। चलिए आगे देखिए, अब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 109 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? देखिए, पेट्रोलियम मोम की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, पैराफिन मोम। ठीक है, पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम में मोम की मात्रा जो होती है ना, पेट्रोलियम जो होता है उसमें मोम की मात्रा कितनी %? 3% उसमें मोम की मात्रा होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा जो प्रश्न होने वाला है, क्या होगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर का। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? देखिए, डिहाइड्रेशन यानी कि जो पानी की कमी हो जाती है दोस्तों, तो उसमें जो है कमी हो जाता है, उसमें क्या कमता है? तो सोडियम क्लोराइड ही उसमें कमी हो जाती है, यानी निर्जलीकरण कहते हैं। यानी कि जब मान लीजिए कि लैट्रिन हो जाना, दस्त हो जाना, उल्टी हो जाना, तो ये सब क्या है, डिहाइड्रेशन जब होता है जब भी, तो उसमें एक शरीर से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि NaCl उसको बोलते हैं। ठीक है, उस समय में क्या होता है कि निर्जलीकरण जब होता है जब शरीर से, तो उस समय अधिक पसीना निकलने के कारण भी हो सकता है, या फिर आपका क्या होता है, अत्यधिक व्यायाम कर रहे हैं, तो व्यायाम करेंगे तो अत्यधिक पसीना निकलेगा ही, दस्त हो गया, उल्टी हो गया, तो यही सब के कारण जो है आपका हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 111 नंबर का कि 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? भाई कितनी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा? तो 111 का जो जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका जवाब, 9 कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा। ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा? 9 कैलोरी। ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो उसका मात्रक कैलोरी होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 112 नंबर का, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग कौन है? अपेक्षित तरंग जो कि लंबी दूरी के लिए बेतार
तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रेडियो तरंगे होते हैं लंबी दूरी के लिए। ठीक है, चलिए 113 नंबर देखते हैं कि लिटमस विलयन जब न हो, जब न तो अम्लीय होता है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होता है। ठीक है, समझिए इसको। एक लिटमस विलयन है, यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि साइंस भी तो आपके जनरल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो लिटमस विलयन जब न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तब उसका रंग कैसा होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उसका रंग हो जाएगा बैगनी। जब लिटमस विलयन जब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो उसका रंग बैगनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 114 नंबर, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए, ऑटोमोबाइल के निर्माण में लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है, जी बिल्कुल धातु का होता है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में होता है, जी बिल्कुल होता है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचता है, भाई धातु को कौन खींचता है, ऑक्सीजन खींचता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है, छोड़ता है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए गलत कथन को चुनने बोला था ना, तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं, धातुओं का उपयोग आभूषण के निर्माण में, जी हाँ बिल्कुल, सोना क्या है, सोना चांदी क्या है, धातु ही तो है। चलिए आगे देख लेते हैं। 115 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है। देखिए कथन पढ़ना है, अमीबा जो है आपका कूटपादों यानी स्टूडियोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, ये आपका क्या बोल रहा है ये, और दूसरा क्या बोल रहा है, अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। तो ये दो कथन है, तो कथन को आपको चुनना है, इसमें क्या है कि कौन गलत और सही है। देखिए 1 और 2 जो है आपका, दोनों जो है कथन क्या है, सही है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये, अमीबा क्या होता है कि इसकी मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, किसके, कूटपादों की मदद से, और अमीबा लगातार अपना जो है आकार और स्थिति में परिवर्तन करता है, ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 116 नंबर का प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई कथन है, विचार तो करना पड़ेगा। बादलों में मौजूद कण, पहला कथन है कि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा क्या होगा, ये बिल्कुल सही है, बड़े होते हैं। श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफेद रंग को समझाने में मदद करता है। तो देखिए ये दोनों कथन जो है आपको क्या करेगा, बादलों को सफेद होने में मदद करेगा, समझाने में मदद करेगा कि भाई सफेद बादल है। इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों कथन पढ़िएगा कि बादलों में मौजूद जो कण होते हैं वो सूर्य से आने वाले जो श्वेत प्रकाश होते हैं ना, उनमें मौजूद जो है विभिन्न रंग के तरंगदैर्ध्यों की तुलना में वो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है ना आपको, तो वही चीज है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है। भाई जब दौड़ते हैं, भाग लेते हैं तो ऐंठन होती है, क्यों होती है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सटीक कारण हो सकता है। यानी दौड़ लिए भाई तो ऐंठन होने क्यों लगता है, क्यों ऐंठन होता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 117 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, इसका जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पाइरूवेट और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। पाइरूवेट जो होता है ये आपका क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए कभी ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमें जो है थकान क्यों महसूस होती है, तो भाई आपका जो है आपका क्या हो जाता है, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाना, यही जो कारण है आपका थकान का कारण है। लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान महसूस होता है। ठीक है, बस सिंपल। अगला प्रश्न क्या है 118 नंबर का कि कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां, ये सभी निम्नलिखित में से किसके विभिन्न तरीके हैं। क्या जल भंडारण के हैं, फसल सुधार के हैं, सिंचाई के हैं, या फिर फसल पैटर्न के हैं। तो कुएं पूछ रहा है, नहर है, और टैंक और नदी लिफ्ट, ये प्रणालियां किसके विभिन्न तरीके हैं। तो कुआं, नहर, ये सब टैंक जो है किसका विभिन्न तरीका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सिंचाई का तरीका हो जाएगा। ठीक है, जल भंडारण का तरीका ये नहीं है, ये सिंचाई का तरीका है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 119 नंबर का कि इंजन में स्नेहन का क्या कार्य होता है। इंजन में स्नेहन का क्या कार्य होता है। तो इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इंजन में जो स्नेहन का कार्य होता है, ये आपका जवाब हो जाएगा यहाँ उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें जो है केवल हिस्सों को ठंडा रखना होता है,
ठीक है, और साथ में केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना होता है और केवल इंजन से गंदगी को धोना होता है। इसीलिए इंजन में स्नेहन का यही होना ज़रूरी है और यही सब जो है स्नेहन का कार्य होता है, इसलिए हमारा जवाब उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हमारा 120 नंबर का जो प्रश्न है। 120 नंबर का क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, ये कह रहा है कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, तो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प आपका नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है, जिसका शरीर जो है आपके क्या होते हैं, वायुवीय प्ररोह तंत्र तथा भूमिगत जल तंत्र में विभोदित होता है। इसमें बहुकोशिकीय प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय प्रजनन अंग होते हैं और ये क्या होता है, ये जो है बीज रहित पादप हैं, बीज रहित पादप हैं। इसमें जो है पुष्प जो है नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके जो है एक सेट आपका जीके जीएस का भी क्लियर हो गया। तो 40 नंबर से आपको मैं करवा रहा था, 40 से 120 यानी कि 80 प्रश्न आपके इसमें जो है आपके जीके जीएस के लिए भी करवा दिए, यानी कि इसका जो प्रैक्टिस सेट में आपका जो है अभी तक 80 प्रश्न करवाए हैं और करवा देंगे धीरे धीरे सारे सेट में लगभग 20-22 प्रश्न 24 प्रश्न करते हुए चल देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपके सब कुछ जो है क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए ना दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मुझे आप लोग पहले फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि आप लोग का कमेंट्स आना जो है बहुत कम सा हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि आप ही के कमेंट से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलती है भाई, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ और जानना भी बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों हम आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ नए सेशन में। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, आप खुश रहें और मस्त रहें।